आज हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर रेट ऑफ रिएक्शन की। इसका ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 देखने के लिए आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 की समझ नहीं आएगी। ये है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप कह लो रेट ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करने जा रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या बात है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं, अभी हो रहे हैं। रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, TLC इज़ यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की रफ्तार को चेक करने के लिए, कि रिएक्शन की रफ्तार को चेक करने के लिए ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। इन दिस मेथड क्या होगा कि वी फाइंड वेदर आ रिएक्शन इज़ कंप्लीट और या फिर नॉट। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ कि नाइट्रोजन जो सी है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और बना देती है यहाँ पर अमोनिया बना देती है। ठीक है ना। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो इधर 1 नाइट्रोजन का एटम है, 2 इधर आ गए, 2 या 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो इधर 3 आ गए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम्स। अब हम क्या करते हैं, अभी जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, इनके फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऐसे नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन जो सा होता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है और क्या बना रही होती है, अमोनिया बन रही होती है। 2 ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 नाइट्रोजन के हैं एटम, 2 थी 6 हाइड्रोजन के एटम, तो 3 इधर आ गया, 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये अमोनिया जो सा है ये वापस से ब्रेक डाउन में होता है कि फिर क्या बनाता है, रिवर्स रिएक्शन है। यानी कि अमोनिया जो सा है, ये अमोनिया ये वापस से रिवर्स में चला जाता है। जैसे ये रिवर्स में चला जाता है तो अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से चलता रहेगा। हम क्या करेंगे, हम कि जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है, इसमें नाइट्रोजन भी है, रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सैंपल लेते हैं, मिक्सचर होता है, ये सैंपल लेते हैं और सैंपल को हम यहाँ पर पुट करवाते हैं। यहाँ पर पुट करवाते हैं, इधर पुट करवाते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर पुट करवाते हैं सैंपल को तो इसके 3 1 2 और 3 कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है ना। मैं पता है कि ये सैंपल है, सैंपल को हमने पुट करवाया, ये ऑर्गेनिक मोबाइल फेज़ है। बॉयल फेज़ जो सा है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये मोबाइल फेज़ लिया हमने एज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स जो से होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। मिक्सचर जो है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। अगर तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया नीचे है, अमोनिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कंपोनेंट्स में अमोनिया की मिकदार अगर कम हो और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसकी मिकदार यहाँ पर इन कंपोनेंट्स में ज़्यादा हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो अमोनिया के मुकाबले में, तो क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो सा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है अमोनिया के मुकाबले में, अमोनिया की मिकदार कम है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे
और अमोनिया बनाते जाएंगे और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, हमें पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है वो फॉरवर्ड चल रहा है, इस तरफ को चल रहा है। और ठीक है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर अमोनिया की मिकदार क्या है, ज़्यादा है, और जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की मिकदार क्या है, कम है। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि अमोनिया की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। अमोनिया जो है वो वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, क्योंकि अमोनिया की मिकदार ज़्यादा है। रिएक्टेंट की यहाँ पर प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। रिएक्टेंट की मिकदार क्या है, कम है। अब हमें पता है जो चूँकि प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट क्या करेगा, अपने आप को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और ये अब रिवर्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि अब ये जो सा रिएक्शन है इसकी सिमत कहाँ पर है, रेट ऑफ रिएक्शन की सिमत है अब रिवर्स में। ठीक है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर ये मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स की मिकदार क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अमोनिया की भी मिकदार सेम है, नाइट्रोजन की मिकदार भी सेम है, हाइड्रोजन की मिकदार भी सेम है। यानी कि तीनों की मिकदारें, फॉर एग्जांपल इसकी भी 3 ग्राम आ गया, इसकी भी 3 ग्राम आ गया, इसकी भी 3 ग्राम आ गया। तो ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है अब ये जो सा रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन चुका है। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला गया, रिवर्सिबल रिएक्शन बन चुका है। अब ये कौन सा रिएक्शन बन चुका है, रिवर्सिबल रिएक्शन बन चुका है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन चुका है। कौन सा रिएक्शन बन चुका है, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन चुका है। रिवर्सिबल रिएक्शन के जिसमें रिएक्टेंट्स की मिकदार प्रोडक्ट्स की मिकदार के इक्वल हो जाती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाएगा। कि जितने रिएक्टेंट्स मिलकर आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स जब उतने ही प्रोडक्ट्स टूटते हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट बनाने की मिकदार जो सी है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट्स के टूट कर रिएक्टेंट्स बनाने की मिकदार के। ठीक है ना, समझ आ गई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन का पता चला लेते हैं, यानी कि रिएक्शन की रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चला लेते हैं ये इसकी मिकदार के ऊपर। ठीक है ना, मिक्सचर के ये किसी भी, यानी कि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा ना, ये रिएक्शन हो रहा होगा तो आफ्टर 5 मिनट्स के बाद उठाएंगे सैंपल। फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 मिनट्स के पहले हमने 5 मिनट्स गुजरने दिए, 5 मिनट्स गुजरने के बाद उन्होंने सैंपल उठाया, तो तब जो सा रेट ऑफ रिएक्शन था, रिएक्शन की रफ्तार थी, वो फॉरवर्ड की तरफ थी, क्योंकि तब रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे और प्रोडक्ट्स कम थे, इसलिए रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना रहे थे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद फिर हमने सैंपल लिया, 10 मिनट्स फिर हमने सैंपल लिया। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की रफ्तार को कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सैंपल में चूँका यहाँ पर ये जो से सैंपल यहाँ पर हमने वो सैंपल डाला। आफ्टर 10 मिनट्स हमने यहाँ से मिक्सचर उठाया, मिक्सचर को हमने यहाँ पर बेसलाइन के ऊपर गिराया। बेसलाइन के ऊपर ये जो सा मिक्सचर था, इस मिक्सचर ने 3 कंपोनेंट्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें से जो सा अमोनिया की मिकदार बाकी दोनों रिएक्टेंट्स की मिकदार के से बहुत ज़्यादा थी। अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इसने दोबारा से टूटा और दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील हो गया। अमोनिया जो उनसे है उसकी मिकदार ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, अब रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार कम है। अब अमोनिया जो उनकी प्रोडक्ट है वो टूट कर दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगी, रिवर्स में चला जाएगा।
ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर आफ्टर 15 मिनट्स फिर हमने सैंपल उठाया। अब हमने देखा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदार क्या है, बराबर हो चुकी हैं। यानी कि अब जो सा रेट ऑफ रिएक्शन है वो चला गया है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदार सेम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर भी अब ये जो सा मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स बनेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया के 3-3 ग्राम ही बनेंगे। इन तीनों की मिकदार जो सी होंगी वो 3-3 ग्राम ही रहेगी, ना ही इससे कम रहेगी और ना ही इससे ज़्यादा, 3-3 ग्राम ही रहेगी। इसकी भी 3 ग्राम, इसकी भी 3 ग्राम और इसकी भी 3 ग्राम। इससे क्या जाहिर पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार सेम है। अब जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इन दिस मेथड क्या होता है, वो फाइंड वेदर आ रिएक्शन इज कंप्लीट और नॉट, क्या ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं कंप्लीट हुआ। या फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये बताया, ठीक है ना, समझ आ गई। रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये कैसे हम फॉर एग्जांपल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनती है CO2। हमने सैंपल लिया 3 ग्राम, हमने ये ली थी 3 ग्राम, हमने ये ली थी 6 ग्राम बननी चाहिए। तो हमने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन गिराई हुई है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। कार्बन भी गिराई हुई है और ऑक्सीजन भी गिराई हुई है और यहाँ पर CO2 भी है। हमने सैंपल लिया, हमने यहाँ पर अभी 5 मिनट गुजरे ही थे, 5 मिनट गुजरे थे तो हमने क्या लिया, हमने सैंपल लिया इस कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल लिया। इस सैंपल को हमने इस बेस लाइन के ऊपर गिराया। जैसे ही हमने इस सैंपल को बेस लाइन के ऊपर गिराया ना तो ये सैंपल हो गया तीन हिस्सों में डिवाइड, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो सी थी, ये ध्यान से सुना, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आ रही थी 4 ग्राम, उतनी नहीं आ रही थी कि जितनी बननी चाहिए, 6 ग्राम बननी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, 4 ग्राम बन रही है। हमने सैंपल लिया, सैंपल को हमने बेसलाइन के ऊपर गिराया और यहाँ से नीचे से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया और इसने इस मिक्सचर को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से जो सी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका 3 ग्राम, उसका 4 ग्राम बन रहा था, जबकि बनना कितना चाहिए, 6 ग्राम बनना चाहिए। थियोरेटिकल कैलकुलेशन में 6 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, 4 ग्राम। इसका मतलब क्या है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चलने दो। अब आफ्टर 10 मिनट्स हम फिर दोबारा सैंपल उठाते हैं। सैंपल उठाने के बाद फिर हम इस बेसलाइन के ऊपर गिराते हैं। जैसे हमने इस बेसलाइन के ऊपर गिराया वो सैंपल, अब सैंपल जो सा होगा, ये सैंपल जो सा होगा, अब इस सैंपल के कंपोनेंट्स बने कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कंपोनेंट्स बने इस सैंपल के, 3 कंपोनेंट्स बने कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कंपोनेंट्स बने इस सैंपल के, 3 कंपोनेंट्स बने, एक कार्बन बना, एक ऑक्सीजन बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। 3 कंपोनेंट्स बने इस सैंपल के। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अब हो रही है, अब पहले आ रही थी 4, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या आ रही है, 6 ग्राम आ रही है। इसका मतलब क्या है, अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है कि 3 ग्राम कार्बन 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। अब रिएक्शन कंप्लीट। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। यूज़ इन बायोलॉजी, हम बायोलॉजी में भी इसका यूज़ करते हैं कि दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन बायोलॉजी फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स की यही है प्लाज्मा टेक्निक। पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ प्लाज्मा टेक्निक के बारे में। वी कैन सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, ब्लड से हम प्लाज्मा को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि ब्लड लिया, या आजकल यूज़ इन बायोलॉजी, आजकल क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस जब फैला था तो कोरोना वायरस से सही हो जाने वाले इंसान के खून से हमने प्लाज्मा लिया, एंटीबॉडी, प्लाज्मा टेक्निक इसे कहते हैं, एंटीबॉडी ली। एंटीबॉडी क्या करती है, वो वायरस, यानी कि जो सा बंदा सही हो चुका है कोरोना वायरस से,
बेहतर अपने आप को महसूस कर रहा है, उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं जो उस वायरस से लड़ने के काबिल हो चुकी हैं। हम क्या करेंगे,